हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए वैलेंसी। हम सब छोटा छोटा बात सिर्फ टच करके निकल रहे हैं जितना आपको ट्वेल्थ में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ऐसे ही 7 दिन 8 दिन बेसिक में लगेगा और ज़्यादा लगने लगेगा। फिर देखिए इधर पहले इसको समझिए। सोडियम 11 होता है कन्फिग्रेशन 281, यदि ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखें तो यही होगा। सोडियम के बाद यदि हम मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12 282, और अल्युमिनियम की बात करें 283। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। जो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब इससे अलग हम यदि Cl को देखें जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये होता है कन्फिग्रेशन 287। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता है तो ये कन्वर्ट करता है किस में? Cl माइनस में। अब यदि हम इस Cl माइनस को सोडियम के साथ जोड़ें तो 1 प्लस 1 माइनस के साथ जुड़ के क्या बना देगा? NaCl। लेकिन जरा आप सोचिए कि Cl माइनस को यदि हम Mg प्लस प्लस के साथ जोड़ें तो क्या एक Cl इसके साथ सेट हो पाएगा? एक Cl पर एक माइनस है, 2 Cl लेंगे 2 माइनस होगा, कंप्लीटली न्यूट्रल तब ना कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुल कितना Cl को ये जोड़ने की क्षमता रखता है? 2। तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा MgCl2। और यहाँ पर कितना क्लोरीन? 3Cl माइनस, एक Cl पर एक माइनस, 3Cl पर 3Cl माइनस, 3 प्लस 3 माइनस आपस में एक न्यूट्रल कंपाउंड का निर्माण कर देगा। तो ये बना देगा AlCl3। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये है अल्युमिनियम क्लोराइड। एक सोडियम एक क्लोरीन को जोड़ा, एक मैग्नीज 2 क्लोरीन को जोड़ा, एक अल्युमिनियम 3 क्लोरीन को जोड़ा। तो किसी अदर रेडिकल या किसी अदर आयन को जोड़ने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता है वह किसकी है? एल्युमिनियम की। तो ये इसके वैलेंसी पर ही ना डिपेंड किया, क्योंकि इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? 3। इसीलिए हम लोग वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम उसका क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जैसे यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी 1 है, यहाँ पर वैलेंसी 2 है, और ये वैलेंसी 3 है। किसी भी एटम का वैलेंसी हमेशा आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 निकाला तो वैलेंसी +1, 2 निकाला तो वैलेंसी +2, 3 निकाला तो वैलेंसी +3। उसी प्रकार क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी -1 होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्रोसेस है तो माइनस होगा। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2-6 कन्फिग्रेशन बनता है। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है। तो यहाँ से सिंपली वैलेंसी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको यही कहते हैं कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो नीचे एरो देंगे और लिखेंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम the combining capacity of an atom is called valency। नीचे एरो देखिए लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एनी एटम, वैलेंसी ऑफ एनी एटम डिपेंड ऑन total number of electrons, total number of electrons present in their outermost cell,
total number of electrons present in their outermost shell. अब वैलेंसी का चर्चा, रेडिकल का चर्चा सब एक में आ जाएगा। इसको हम लोग कंबाइंड रूप में एक टेबल के अंतर्गत समझेंगे। देखिए इधर रेडिकल या आयन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। हम अभी एक टेबल की बात कर रहे हैं जिस टेबल में हम सिर्फ पॉजिटिव रेडिकल की बात करेंगे। मतलब हम सिर्फ वैसे स्पेसीज की बात करेंगे जिसका वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। कुछ ऐसे भी हैं स्पेसीज जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। वेरिएबल होने के साथ उसमें क्या क्या बातें होती है उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल आप हेडिंग डाल दीजिए। इधर हम लोग लिखते हैं रेडिकल नेम, बीच में हम लोग लिखेंगे उसका सिंबल, और इधर लिखेंगे वैलेंसी। टेबल के ना ब्रैकेट बगल में लिख दो ये पॉजिटिव रेडिकल का टेबल है। मतलब अभी हम जितना भी चर्चा करेंगे यहाँ पर उस सब का वैलेंसी हम पॉजिटिव वाले का ले रहे हैं। जैसे सोडियम, सिंबल क्या होता है Na, वैलेंसी +1। तो 1 हम लिख दिए हैं, +1 नहीं लिखे हैं क्योंकि हम वहाँ हेडिंग में ही डाल दिए हैं पॉजिटिव रेडिकल। मतलब जितना भी वैलेंसी अभी हम लिखेंगे वह सब पॉजिटिव ही होगा। पोटासियम, सिंबल क्या होता है कि वैलेंसी कितनी 1। लिथियम Li, वैलेंसी कितना 1। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है सिंबल Ca, वैलेंसी कितना 2। मैग्नीशियम Mg, वैलेंसी कितना 2। हम सब का नहीं लिख रहे, हमको जितना का ज़रूरत है जो कॉमन यूज में आता है उस सब को हम अभी चेक करेंगे। क्योंकि सब का लिखिएगा तो वो सब के लिए आप 11th का लेक्चर देखिए, उसमें पूरा बताया गया है। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे क्योंकि उतना बेसिक बताने लगेंगे तो 2-3 महीना इसी में लग जाएगा। 7 से 8 दिन में इसको ख़त्म करना है। 2 दिन क्लास हो चुका है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है इन लोग Ag, इसका वैलेंसी 1 होता है। एल्यूमिनियम सिंबल Al और इसका वैलेंसी 3 होता है। क्रोमियम Cr, वैलेंसी 3 होता है। जिंक Zn, वैलेंसी 2 होता है। पॉजिटिव रेडिकल में एक अमोनियम भी आता है, पॉली एटॉमिक आयन है। इसका सिंबल होता है NH4 या फॉर्मूला कह लीजिए, और इसका वैलेंसी कितना होता है 1।
ये सभी वैसे रेडिकल्स थे जिसका वैलेंसी फिक्स होता है। अब कुछ ऐसे रेडिकल पर हम चर्चा करते हैं जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। जैसे आप फेरस फेरिक सुने होंगे, प्लम्बस प्लम्बिक सुने होंगे, स्टेनस स्टेनिक सुने होंगे, क्यूपरस क्यूपरिक सुने होंगे। तो ये सब कुछ वेरिएबल वैलेंसी वाले नाम हैं जिसको अस और इक से इंडिकेट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप लोग ये सुने फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, दोनों आयरन का ही क्लोराइड है। एक फेरस है एक फेरिक है। कैसे? देखिए, यदि हम फेरस लिखते हैं तो उसका भी सिंबल एफ ही होता है, और यदि हम फेरिक लिखते हैं तो उसका भी सिंबल एफ ही होता है। लेकिन दोनों के वैलेंसी में अंतर होता है। एक बार वैलेंसी 2 होता है और एक बार वैलेंसी 3 होता है। जैसे क्यूपड़स आप लिखते हैं, यह भी Cu है, और क्यूपड़िक आप लिखते हैं, यह भी Cu है। इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है। मतलब कॉपर पर जब +1 रहे तो इसको बोलेंगे क्यूपड़स, और कॉपर पर वैलेंसी +2 रहे तो इसको बोलेंगे क्यूपड़िक। आयरन पर +2 रहे तो फेरस, आयरन पर +3 रहे तो फेरिक। इस हिसाब से नाम पड़ता है। हम यहाँ चार्ज नहीं दिखा रहे क्योंकि हम साइड में तो वैलेंसी लिख ही दिए हैं। जैसे स्टेनस और एक होता है स्टेनिक, SN2SN4। इसी प्रकार एक होता है प्लम्बस, एक होता है प्लम्बिक, Pv+2 Pv+4। उतारिए यहाँ तक। जो जो वेरिएबल है ना, आप उसको पेयर में लिख दीजिए स्टार लगा के, ताकि आपके नज़र पर ये रहे कि ये सब वेरिएबल वैलेंसी वाला स्पेसीज है। और क्यों वेरिएबल होता है इसका वैलेंसी, जब आप 12th में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये सब डिटेल में वहाँ बताया जाएगा। एक होता है प्लम्बस, एक होता है प्लम्बिक। दोनों का सिंबल पीबी ही होता है, एक बार 2 और एक बार 4। इसमें 4-5 लाइन छोड़ दीजिए ताकि और भी कोई आगे यदि आएगा तो बाद में भी हम जोड़ लेंगे। और टेबल चेंज कीजिए। अब हम लोग पॉजिटिव रेडिकल से निकलेंगे, किसमें? निगेटिव रेडिकल में। एक टेबल हम लोग बनाते हैं जो निगेटिव रेडिकल का होगा। लिखने में यदि पीछे रह जाते हैं तो बोला कीजिए यदि दिक्कत होता है तो। निगेटिव रेडिकल में फिर से एक बार हम लोग लिखेंगे रेडिकल नेम, फिर लिखेंगे सिंबल, और फिर उसका वैलेंसी। सबसे पहले फ्लोराइड, F वैलेंसी होता है 1। क्लोराइड Cl वैलेंसी 1। ब्रोमाइड Br वैलेंसी 1। आयोडाइड I वैलेंसी 1।
ऑक्साइड O वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, सल्फाइट SO3 वैलेंसी 2, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, नाइट्राइट NO2 वैलेंसी 1, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3, फॉस्फाइट PO3 वैलेंसी 3, ऑक्सलेट C2O4 वैलेंसी 2। ये सभी वैसे कॉमन रेडिकल्स हैं जो आपको बार बार आएगा, इसका नाम आप बार बार सुनेंगे। आप इसको याद जरूर रखिएगा कि किस नाम का कौन सा सिंबल है और उसका वैलेंसी कितना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा कंपाउंड में आप जहाँ तहाँ उलझेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन आपसे नहीं होगा। न फॉर्मेशन कर पाएंगे आप, न ही उसका आप डिकम्पोजिशन कर पाएंगे। मिटा दूं क्या? चलिए मिटाएंगे बाद में, पहले अब देखिए इधर। जैसे अब हमको नाम लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले सुनिए, आप एक बेसिक फंडा समझ लीजिए, ये सब एकदम इजी चीज है, कुछ है ही नहीं सब में। देखो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में पहले पॉजिटिव पार्ट रहता है और बाद में निगेटिव पार्ट रहता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो सोडियम प्लस वाला पहले रहता है और माइनस वाला बाद में रहता है। क्या कभी क्लोराइड सोडियम सुने हैं आप? तो IUPAC का अपना एक सिस्टम है कि पॉजिटिव रेडिकल को आप हमेशा पहले रखिए, निगेटिव रेडिकल को बाद में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ये डेविएट होता है। जैसे सोडियम का सॉल्ट लो, जैसे सोडियम फॉर्मेट, तो ये होता है HCOONA। यदि इसको तोड़ोगे ना तो ये टूटता है HCOO माइनस में और Na प्लस में। लेकिन नाम बोला जाता है सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेट सोडियम नहीं बोला जाता है। तो लिखने का तरीका इसका उल्टा है, तो ऑर्गेनिक में देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। इसमें भी ना आप 4-5 को लाइन छोड़ दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आगे यदि कुछ ज़रूरत पड़ा, जैसे देखिए अभी फॉर्मेट आया ध्यान में, तो एगो फॉर्मेट भी लिख लीजिए। फॉर्मेट ये होता है HCOO माइनस, एक वैलेंसी होता है, और इसी में एक और होता है एसीटेट। यहाँ बीच में हम लिख दे रहे हैं, एसीटेट होता है CH3COO माइनस, नहीं, यहाँ वैलेंसी एक होता है इसका। तो नाम लिखने के दौरान हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नाम या फॉर्मूला लिखते वक्त, ये पॉजिटिव रेडिकल पहले रहेगा और निगेटिव रेडिकल बाद में रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ये सब चीज़ पढ़ के आए भी होंगे, हम बस हल्का सा टच करते हुए निकल रहे हैं इसको। तो यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक रेडिकल में कैल्शियम को ढूंढिए कि उसका सिंबल क्या है, उसका वैलेंसी क्या है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। जो वैलेंसी होता है वो इसके ऊपर पर लिख दीजिए, इसका वैलेंसी होता है 2। हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH और इसका वैलेंसी होता है 1।
कुछ नहीं करना होता है फॉर्मूला बनाने के लिए, इसके 2 को आप इसके साथ लिख दीजिए, इसके स्टिचियोमेट्री के साथ, और इसके 1 को यहाँ पर, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए क्या बनेगा ये, Ca1 और OH का होल 2। तो ये 1 लिखें ना लिखें यही ना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजिए, अगला एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए, 2-3 बना लीजिए, बस आगे बढ़ जाएंगे। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, और फॉस्फेट का सिंबल PO4। फॉस्फेट का वैलेंसी 3 और कैल्शियम का वैलेंसी 2, दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। एक्सचेंज कीजिएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा Ca3PO4 का होल 2। यदि हम ये ब्रैकेट नहीं दें और PO4 2 लिख दें तो ऐसा लगेगा कि PO 42 हो गया है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। तो Ca3PO4 का होल 2 यही कहलाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? आप सभी लोग कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला लिखिए तो। इस एग्जाम्पल को उतारने के बाद देखिए, कैल्शियम एसीटेट लिख लिए क्या? सी होता है कैल्शियम का, और एसीटेट होता है CH3COO। इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। इसका 2 उधर जाएगा तो ये बनेगा Ca1 और CH3COO का होल ट्वाइस। लेकिन इसको ना उल्टा लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है CH3C होल ट्वाइस। कैसे होगा जी? हाँ ठीक है, का होल 2 और यहाँ पर C, ऐसे लिखते हैं इसको। लिखिए तो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और फॉर्मेट HCOO। इसका भी एक, इसका भी एक, तो यही बनेगा NaHCO बनेगा, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं HCOONA के रूप में। एसीटेट और फॉर्मेट के साथ ना उल्टा हम लोग लिखते हैं, चूँकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आया हुआ चीज़ है। याद है फॉर्मिक एसिड, एसीटिक एसिड, ये सब लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, अब तरीका से चलिए तो,
कैल्शियम का होता है Ca, वैलेंसी कितना 2, ऑक्साइड का O वैलेंसी कितना 2, एक्सचेंज करेंगे तो ये बनेगा Ca2O2। ऐसे कंपाउंड में आपको कॉमन लेके निकालना पड़ता है। दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बनेगा CaO। इसी को हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए। हो गया, लिख ली। अब सीखिए आप इसका डिसोसिएशन। HCl H2SO4 Ca3PO4 का होल 2, NaCl KCl CaCl2 AlCl3, इस सब को ना रेडिकल के फॉर्म में तोड़ना है। HCl कैसे टूटता है? H प्लस में और Cl माइनस में। ये तो एकदम आसान है। H2SO4 कैसे टूटेगा? सुनिए पहले। H हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन है, H प्लस के फॉर्म में रहता है। कुल कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2H प्लस प्लस। यही है ना सल्फेट आयन SO4, और इस पर चार्ज कितना आएगा 2 माइनस। देखिए आपको क्या करना है ना, कंपाउंड में सिर्फ रेडिकल को पहचानना है कि जिस कंपाउंड पर आप वर्क कर रहे हैं उसमें कौन सा रेडिकल है। हाइड्रोजन है, सल्फेट है, सल्फाइट है, और रेडिकल को आप पहचान लेंगे तो तोड़ना आसान हो जाएगा। नहीं पहचानेंगे तो आपको तोड़ने में परेशानी होगी। जैसे इसमें कैल्शियम है और फॉस्फेट है, देख रहे हैं आप, कैल्शियम 3 गो तो 3C। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है +2, और फॉस्फेट कै गो 2 गो, तो 2 गो फॉस्फेट में तोड़िए। वैलेंसी तो आपको अपने मन से याद जो रखेंगे आप उससे लिखना पड़ेगा। कितना माइनस 3 माइनस 3 माइनस ऐसे लिख दें या 3 माइनस ऐसे लिख दें, बात एक ही है। NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। KCl कैसे टूटेगा? K प्लस Cl माइनस में। CaCl2 कैसे टूटेगा? Ca प्लस प्लस और प्लस 2Cl माइनस में। LCl3 कैसे टूटेगा? Al3 प्लस, अल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है, और कुल Cl पर तो एक ही ना माइनस आता है। कुल कितना Cl है 3, तो ये कैसे टूटेगा 3Cl माइनस। इस टेबल के राइट साइड ना थोड़ा जगह रखिएगा, हमें इसकी थोड़ी ज़रूरत है। या हो सकता है आप नहीं भी रखे हो तो थोड़ा बहुत साइड में कम जगह होगा उतना। इसमें पहले आप यहाँ तक पहुँचिए, और यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ और कंपाउंड को लिख लीजिए जिसका ज़रूरत पड़ेगा, उसी सब को हम लिखे हैं यहाँ पर। जैसे CaCO3 कैसे टूटेगा बताइए तो? Ca प्लस प्लस में और CO3 2 माइनस में। HNO3 कैसे टूटता है? H प्लस में और NO3 माइनस में। नीचे में लिखना है, ऊपर तो जगह होगा नहीं, जगह हमको नहीं था तो ऊपर लिख दिए हम। लिख चुके आप यहां तक? देखिए इस सभी कंपाउंड का ना एक होता है N फैक्टर। क्या होता है? N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या होता है, ये सब 11th का चीज है, उसको मत समझिए आप कि N फैक्टर का रियल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि N फैक्टर का रियल मीनिंग बहुत बात होता है उसमें। आप याद कीजिए, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज ऑफ रेडिकल, टोटल वैलेंसी, याद है आपको ये सब चीज़?
तो बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, लेकिन अभी जितना का ज़रूरत है हमको 12th में, हम उतना पर बात कर रहे हैं। किसी भी कंपाउंड के n फैक्टर का अभी जो मतलब है उसका ये है मतलब कि टोटल केटायन पर या एनायन पर कितना चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज ऑफ केटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन, वही क्या कहलाता है, n फैक्टर। जैसे देखिए HCl पर 1 प्लस आया 1 माइनस आया, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। सुनिए फिर से, टोटल चार्ज ऑफ केटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन। अरे बात तो सीधी सी है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही ना टोटल निगेटिव चार्ज होगा। तो आप सिर्फ किसी एक को कंसीडर कीजिए ना, पॉजिटिव वाले को या फिर निगेटिव वाले को, सम नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ केटायन एंड टोटल चार्ज ऑफ एनायन। H2SO4 का बताइए तो, 1 H पर 1 प्लस तो 2 H पर 2 प्लस, इधर माइनस कितना है, 2 प्लस 2 माइनस, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना होगा, 2। इसका बताइए तो, Ca3PO4 का होल 2 का, इसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। 1 Ca पर 2 प्लस तो 3 Ca पर 6 प्लस, 1 फॉस्फेट पर 3 माइनस तो 2 फॉस्फेट पर 6 माइनस, तो 6 प्लस 6 माइनस, यानी इसका n फैक्टर 6। इसका n फैक्टर, इसका 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 लिख लीजिए आप। एक्चुअल में ये n फैक्टर आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि 12th में अब जब पढ़ेंगे आप तो बार बार इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ेगी, और बिना n फैक्टर के आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते हैं। और अभी आपको ये बता दिया गया कि कैसे n फैक्टर निकलेगा, तो धीरे धीरे आप सारा टर्म समझने लगेंगे। और इतने कंपाउंड का ऑलमोस्ट ज़रूरतें पड़ता है, थोड़ा बहुत जो इधर से इससे ज़्यादा आएगा, मतलब कंसेप्ट में जो भी आपका जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम यही सब कंपाउंड बार बार रिपीट होते रहता है। लेकिन कोई दूसरा भी आ जाता है तो परेशानी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंसेप्ट ले चुके हैं, तो इसके आधार पर हम दूसरे को ही बना सकते हैं। तो ये 11th का टोटल उतना बेसिक है जितना कि आपको 12th में ज़रूरत है। यदि आपकी इच्छा होगी तो हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता सकते हैं ताकि आपको वैलेंसी खुद से निकालना आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने से बहुत फ़ायदा होता है, चूँकि पूरा का पूरा की है वो केमिस्ट्री का, सारा का सारा प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता है, लेकिन अगले क्लास से आपका 12th का बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। ये था, ये सब बात एकदम नॉर्मल बात था जो 11th का था, और निहायत ज़रूरी है ये किसी भी केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए। इसीलिए हमको 3 दिन लगा, इसको हम बता दिए। नेक्स्ट क्लास में यदि आपकी इच्छा होगी कि कन्फिग्रेशन बता दें तो ठीक है, अदरवाइज हम वहाँ से आगे निकल जाएंगे 12th वाले पार्ट में। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा बात अभी ही सुन लो, उससे रिलेटेड। मिटा दो इसे। देखिए 11th में यदि सच में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत। लेकिन यदि 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए हैं तो 12th के बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक ऑर्गेनिक की बात है, ऑर्गेनिक यदि 11th में आप नहीं पढ़े हैं तो ऑर्गेनिक आपको रत्ती भर समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, 12th जब स्टार्ट किया जाएगा तो 11th का सारा बेसिक बताया जाएगा। वहाँ पर 2 महीना का क्लास खाली 11th का चलता है, और वो भी 12th के क्लास में, ताकि आपका यदि छूट गया है तो उसको कर लीजिए। लेकिन यही है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि मेन बैच में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका भी सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। इधर देखिए आप सभी लोग, किसी भी एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल। एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद चौथा सेल, फर्स्ट, इसके बाद 5वां सेल, 6ठा सेल, 7वां सेल।
यहाँ लिख रहे हैं n बराबर 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7। अभी तक टोटल नॉन ऑर्बिट 7 ही है ना। अभी तक कोई ऐसा आइटम नहीं पाया गया है जिसमें 7 से ज़्यादा ऑर्बिट हो। मैक्सिमम 7 ऑर्बिट है। अब देखिए, पहला सेल में सिर्फ s सब ऑर्बिट होता है, दूसरा में s और p, तीसरा में s p d, चौथा में s p d f, s p d f g, s p d f g h, s p d f g h आई। हालांकि जी एच आई पर अभी वर्क चल ही रहा है, तो आपका सिलेबस वैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानिए। ये एस किस ऑर्बिट का एस है? फर्स्ट ऑर्बिट का, इसीलिए इसको कहा जाता है 1s। 1s का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट। ये एस किसका है? तो इसको बोलते हैं 2s, और ये 2p। ये एस तीसरा ऑर्बिट का है, तो इसको हम लोग कहते हैं 3s, इसको कहा जाएगा 3p, और इसको कहा जाएगा 3d। ये 4s, ये 5s, ये 6s, और ये 7s। तो कहीं भी 3s लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम के थर्ड ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट की बात हो रही है। आप याद कीजिए, क्वांटम नंबर में ऑर्बिट के बारे में, सब ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हमको लगता है कम से कम 10 दिन खाली कन्फिग्रेशन का क्लास चला है। तो उसमें आप तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं कि SPDF यदि सब ऑर्बिट है तो उसका रियल मीनिंग क्या होता है। अभी आप उतना मत समझिए कि उसका अब रियल मीनिंग क्या होता है, अब सीधे उसके फंक्शन को आपको पढ़ना है, और इतना पढ़ाकर फंक्शन को समझाया जा सकता है। इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट चल रहे हैं यहाँ। 2p 3p ये क्या हो जाएगा? 4p 5p 6p 7p, इस तरह से। तो हम यदि हम लिखें ना ऐसे, तो 3d 4d, ओ सॉरी यहाँ से गड़बड़ हुआ। ये d फोर्थ का है, तो 4d 5d 6d 7d, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाता भी नहीं है। ये देखो 4f कहलाएगा, 5f 6f 7f, ये 5g 6g 7g 6h 7h, और ये 7i। इस तरह से ऑर्बिट होता है। यदि हम ऑर्बिट को एक तरफ से लिखें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन सब ऑर्बिट है? 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g, 6s 6p एंड सो ऑन, 7s 7p एंड सो ऑन। ये तो इधर से देख के लिखा जा सकता है ना। यदि आपसे कोई 5p पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय 5p, क्या मतलब है इसका? 5p का मतलब हुआ फिफ्थ, किसी एटम के फिफ्थ ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट। एक्चुअल में ये s p d और f, ये s सब ऑर्बिट है, ये p सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, ये d सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, ये f सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। तो ये सब ऑर्बिट का नाम है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देख लेंगे। 5 से 7 मिनट कन्फिग्रेशन पर हमको लगेगा, उसमें उससे ज़्यादा काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और उसके तुरंत बाद हम चले आएंगे 12th के बेसिक पर। तो नेक्स्ट क्लास में 12th का बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप अभी मत उतारिए, ये सिर्फ हम आपको दिखाए हैं, अगला क्लास में ये पूरा हम टर्म शॉर्टली बता देंगे।